तो एपिसोड की शुरुआत में हमें प्रिंसिपल यागा को दिखाया जाता है। प्रिंसिपल यागा ने पांडा को जब बनाया था तो हायर अप्स ने उन्हें गिरफ्तार करा लिया था, क्योंकि यागा ने एक ऐसा कर्स पपेट बना दिया था जिसकी कर्स एनर्जी खुद उसके अंदर से पैदा होती थी। आसान अल्फाज में कहा जाए तो पांडा बिल्कुल एक जिंदा इंसान की तरह था और ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इस तरह से यागा पांडा जैसे बहुत सारे पपेट्स की एक पूरी आर्मी बना सकता था। हायर अप्स चाहते थे कि यागा अपनी टेक्निक इन्हें भी बता दे, लेकिन यागा साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि हायर अप्स इस टेक्निक का गलत इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए वो कह देता है कि पांडा गलती से बन गया था और अब वो ऐसा दोबारा नहीं कर सकता। कहानी अब वापस प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि यागा ने और भी ऑटोमेटिक पपेट बना रखे थे, लेकिन इसने इन्हें एक जंगल में छुपा रखा था। एक पपेट यागा से पूछता है कि इसका मूड खराब क्यों है। यागा कहता है कि अब वो कई दिनों तक इनसे मिलने नहीं आ पाएगा, लेकिन वो इसके बगैर भी ठीक रहेंगे। यह जंगल मास्टर टेंजन की प्रोटेक्शन में है और इनकी मदर भी इनसे मिलने आती रहेगी। सब पपेट्स यागा को अलविदा कहते हैं और ये भी कहते हैं कि वो इसे बहुत मिस करेंगे। दूसरी तरफ हम पांडा को देखते हैं, जिसे हायर अप्स ने पकड़ लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि पांडा के लिए यागा जरूर आएगा। लेकिन कासुकाबे पांडा को आजाद कर देता है और कहता है कि यागा ने उस पर एक एहसान किया था और अब वो उसका बदला चुका रहा है। असल में कासुकाबे की एक बहन थी जिसका बेटा ताकेरू अब इस दुनिया में नहीं रहा था। इस सदमे की वजह से वो सही से चल भी नहीं सकती थी। तब यागा ने उसके लिए एक पपेट बनाया था जिसमें उसने ताकेरो की सारी इन्फॉर्मेशन डाली थी और वो पपेट बिल्कुल ताकेरो की तरह बात करता था। इसे देखकर कासुकाबे की बहन सदमे से बाहर आ गई और उसने इस पपेट को गले लगा लिया। यागा कहता है कि वो इस पपेट को अपने साथ नहीं ले जा सकती, वरना हायर अप्स को पता चल जाएगा। लेकिन कासुकाबे की बहन उसी जंगल में आकर इससे मिल सकती है। कासुकाबे यागा का शुक्रिया अदा करता है और अब कहानी दोबारा प्रेजेंट में आती है। यागा के सामने एक मास्क पहने सोर्सरर आता है और पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। यागा कहता है कि अपने बेटे पांडा से मिलने। वो सोर्सरर बताता है कि हायर अप्स ने उसे मौत की सजा सुना दी है और अगर वो बचना चाहता है तो ऑटोमेटिक पपेट बनाने का तरीका बता दे। यागा कहता है कि गोजो के ना होने से तुम लोगों की हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसे गिटार की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि गाकुगंजी बाबा भी इसे मारने आया था और इनमें लड़ाई होती है और वो यागा को बुरी तरह जख्मी कर देते हैं। गाकुगंजी दूसरी सोर्सरर को वहाँ से जाने का कहता है। इसके बाद यागा ऑटोमेटिक पपेट बनाने का तरीका बताता है कि सोल इन्फॉर्मेशन की कॉपी करके कर्स पपेट के कोर में डालनी होती है। 3 सोल्स को एक कोर में डालना होता है जो एक दूसरे को ऑब्जर्व करें और तकरीबन 3 महीने के बाद एक ऑटोमेटिक पपेट बन जाता है। गाकुगंजी पूछता है कि वो ये सब अब क्यों बता रहा है, पहले बताता तो बच सकता था। यागा कहता है कि ये एक कर्स है जो वो अब इसे दे रहा है। तभी पांडा वहाँ भागता हुआ आता है, लेकिन वो देर कर चुका होता है क्योंकि उसका फादर यागा अब इस दुनिया में नहीं रहा। पांडा भागकर यागा के पास जाता है। गाकुगंजी पूछते है क्या वो इससे लड़ेगा नहीं। पांडा कहता है कि वो आम इंसानों जैसा नहीं है और तुम्हारी यागा से कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, तुम सिर्फ ऊपर की ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हो। लेकिन वो ये बात याद रखेगा कि एक पांडा भी रो सकता है और पांडा यागा की मौत पर रोने लगता है। इसके बाद दूसरी तरफ हम यूजी और मेगुमी को देखते हैं। टेंजन इन्हें बताता है कि हकारी ने एक बिल्डिंग के अंदर अपना फाइट क्लब खोल रखा है जहाँ आम लोग सट्टा लगाते हैं और सोर्सरर आपस में फाइट करते हैं। अब ये दोनों वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं और वहाँ पर इन्हें कोई पहचान ना ले, इसलिए बिल्डिंग में जाने से पहले यूजी और मेगुमी अपने कपड़े बदल लेते हैं, क्योंकि अगर हकारी को पता चल गया कि वो जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट हैं तो वो भाग जाएगा। हकारी हायर अप्स से लड़ चुका था और इसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था। यूजी पूछता है क्या हकारी उनकी मदद करेगा। मेगुमी कहता है कि वो बहुत बड़ा कमीना है, लेकिन जूता ने बताया था कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमें उसकी जरूरत है, इसलिए उन्हें किसी भी कीमत पर उसे कलिंग गेम में शामिल करना होगा। एंट्री पर इन्हें बॉडीगार्ड्स मिलते हैं जो कि कहते हैं कि यह बच्चों के घूमने की जगह नहीं है। मेगुमी कहता है कि वो फाइट क्लब के लिए आए हैं। एक गार्ड उसे डराने के लिए मुक्का मारता है, लेकिन मेगुमी हिलता भी नहीं है। गार्ड कहता है कि फाइट क्लब का पहला रूल है कि इसके बारे में किसी को नहीं बताना। मेगुमी कहता है कि जिस फाइटर ने इसे बताया था वो उसे मार चुका है और अब वो खुद इसकी जगह फाइट करने आया है। तभी गार्ड्स को अपने बॉस का कॉल आता है और वो कहता है कि बॉस मान गए हैं, लेकिन फाइट मेगुमी नहीं बल्कि यूजी करेगा। मेगुमी समझ जाता है कि बॉस हकारी है और इसी ने सीसीटीवी में इन्हें देख लिया होगा। अब यूजी का काम है अंदर जाकर सबको इम्प्रेस करना ताकि वो हकारी से मिल सके, जबकि मेगुमी बाहर से अंदर घुसने की कोशिश करेगा। शाम को यूजी अंदर जाता है। गार्ड उसे फाइट के 2 रूल बताता है। पहला, फाइटर फाइट छोड़कर भाग नहीं सकता। दूसरा, कर्स टेक्निक इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि आम लोग कर्स टेक्निक नहीं देख सकते। यूजी बॉस के बारे में पूछता है। गार्ड कहता है कि खुद मिलकर देख लेना, यहाँ असली और स्क्रिप्टेड दोनों तरह के मैच होते हैं और अगर यूजी ने अच्छा परफॉर्म किया तो बॉस खुद उसे बुलाएगा। यूजी फाइटिंग एरिया में जाता है और देखकर खुश हो जाता है कि इसका अपोनेंट पांडा है। हकारी
सीसीटीवी रूम में किरारा के साथ बैठा होता है, जो जुजुत्सु हाई की 3rd ईयर की स्टूडेंट रह चुकी है। हकारी कहता है कि आजकल के मैच बोरिंग हो गए हैं क्योंकि बहुत कम लोग पांडा को हरा सकते हैं, लेकिन यूजी और पांडा फाइट कर रहे होते हैं। यूजी पांडा से पूछता है क्या उसे हकारी मिला। पांडा कहता है नहीं। यूजी हल्का पंच मारता है, फिर यूजी एक नकली मुक्का मारता है। पांडा दूर जा गिरता है और कहता है कि वो हार गया। ये देखकर हकारी इंप्रेस हो जाता है और यूजी को अपने ऑफिस में बुलाता है। गार्ड की शैडो में छुपा मेगुमी भी ये सुन लेता है। बाद में पांडा और मेगुमी जंगल में मिलते हैं। पांडा बताता है कि हकारी हमेशा ऑफिस में ही रहता है, लेकिन शायद किरारा की कर्स टेक्निक की वजह से वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मेगुमी पूछता है किरारा तो लड़का था ना। पांडा कहता है स्कूल में तो वो लड़का ही था, अब सब कुछ यूजी पर डिपेंड करता है। पांडा कहता है कि यूजी की पर्सनैलिटी हकारी को पसंद आ जाएगी, लेकिन यूजी को झूठ बोलना नहीं आता, इसलिए दोनों फैसला करते हैं कि जैसे ही यूजी हकारी के रूम में जाएगा हम दोनों बाहर के गार्ड्स को मारकर सुला देंगे। मसला सिर्फ किरारा की टेक्निक है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूजी और मैच जीतता जाता है और आखिरकार हकारी उसे अपने रूम में बुलाता है। हकारी पूछता है क्या वो दिन में 1 घंटा काम करके महीने के 10,000 येन कमाना चाहता है। यूजी पूछता है कि काम क्या है। हकारी कहता है कि जानने के लिए 20,000 येन देकर एक कोर्स खरीदना होगा। यूजी कहता है कि यह तो स्कैम है। हकारी बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, और वो कहता है कि लोग अमीर बनने की ख्वाहिश में फंस जाते हैं और वही ख्वाहिश यानी गर्मी उसका असल सबब है। हकारी के लिए जुआ ही जिंदगी है और वो अपने फाइट क्लब को पूरे मुल्क में फेमस करना चाहता है। तभी हकारी को कॉल आती है। वो यूजी से पूछता है कि कुछ पीना चाहोगे। यूजी कहता है कि कुछ भी, बस शराब नहीं। हकारी कहता है कि सातोरो गोजो भी शराब नहीं पीता। यूजी कहता है कि यह सतारो गोजो कौन है, और यहीं पर इसका झूठ पकड़ा जाता है क्योंकि कोई भी सोर्सरर ऐसा नहीं है जो कि सातोरो गोजो को नहीं जानता हो। हकारी कहता है कि तुम जुजुत्सु हाई से आए हो ना, और वो यूजी पर हमला कर देते हैं और कहता है कि किरारा का कॉल आ रहा है, यानी कुछ तो गड़बड़ है। यूजी कहता है कि पहले मेरी बात सुन लो, लेकिन हकारी कहता है कि अब वो ठंडा हो चुका है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, क्या ये लोग हकारी को मना पाएंगे? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखिएगा, क्योंकि अगले एपिसोड में ही हमें पता चलेगा कि ये लोग कैसे हकारी को मनाएंगे और क्या हकारी इनकी टीम में शामिल होगा या फिर नहीं होगा। बाकी आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। बाकी आज की वीडियो बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में।